Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our series CDS Preparation through MCQs। कल हमने कमिंग ऑफ महात्मा गांधी तक के MCQs कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम 1920 से लेके 1930s तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के कंटेक्स्ट में कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। ये वाला पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, लाहौर कांग्रेस एंड और भी ढेरों सारी बातें हुई हैं। तो डिस्कस करते हैं इसके MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें इवेंचुअली भगत सिंह भी पार्टिसिपेट करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद इसके इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ फॉर्म की गई थी? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या न्यू दिल्ली? करेक्ट आंसर है इसका बी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये तो हम याद रखते हैं कि 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी दी गई थी, लेकिन किस केस में? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस या कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस? करेक्ट आंसर है इसका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें वो लाला लाजपत राय की डेथ का रिवेंज लेते हैं बाय किलिंग अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। भगत सिंह की अरेस्ट होती है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन सी रहती है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह वॉज नॉट अरेस्टेड। वो सॉन्डर्स को मारते हैं, एसपी सॉन्डर्स को मारते हैं, लेकिन निकल जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। He was not arrested in that case. भगत सिंह was arrested in assembly bomb case। वो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराया जाता है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे भगत सिंह भागते नहीं हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं कि उन्होंने सोचा कि मैं ट्रायल का इस्तेमाल करूँगा टू प्रोपोगेट माई आइडियाज़। लेकिन जब इस ट्रायल की इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही थी, तब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो बंदा हमने अरेस्ट किया है, भगत सिंह जिसे हमने अरेस्ट किया है, ये वही इंसान है हु वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ सॉन्डर्स, ASP सॉन्डर्स इन लाहौर। तो उसका केस भी इसी के साथ ऐड कर दिया जाता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। नेक्स्ट, चिटगांग आर्मरी रेड 1930 में, चिटगांग वाले रीजन में, बंगाल प्रोविंस में, ओल्ड बंगाल प्रोविंस में, who among the following revolutionaries was associated with this चिटागोंग आर्मरी रेड? सूर्य सेन, चंदन दत्त, विधान घोष या फिर जतिन दास? करेक्ट आंसर है इसका सूर्य सेन। 1930 में हुई थी ये चिटागोंग आर्मरी रेड। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स? इस एक्ट के बारे में अदरवाइज जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह, हमने अभी डिस्कस किया कि भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराए। किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? वन ऑफ द थिंग्स दैट ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट वॉज दिस ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट। 2 एक्ट्स पास किए थे ब्रिटिश सरकार ने, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल था। इन 2 बिल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, BK दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराया था। अब उसी एक्ट के कंटेक्स्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर ए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्बिट्रेरी पावर्स टू मैनेजमेंट टू क्वेल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, या फिर अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक्स? क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका करेक्ट आंसर है डी, ए सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड अ कंप्लीट बैन ऑन स्ट्राइक्स। कि वर्कर्स के पास कोई राइट टू स्ट्राइक नहीं है एंड इनफैक्ट वो कोर्ट वगैरह भी नहीं जा सकते, एक सेपरेट ट्राइब्यूनल्स वगैरह होंगे जो उनके केस सुनेंगे। तो इस ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 इस चीज़ से डील करता था। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय 1923 में स्वराज पार्टी बनती है 1 जनवरी 1923 को।
कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स इसके साथ एसोसिएटेड थे? बाल गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय, सिया दास एंड मोतीलाल नेहरू, या सरदार पटेल एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका करेक्ट आंसर है सिया दास एंड मोतीलाल नेहरू। ये काउंसिल एंट्री के फेवर में होते हैं। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ इन रनिंग आवर ओन कंट्री। महात्मा गांधी का ये व्यू पॉइंट होता है कि हम कोऑपरेट करते हैं, हम उनके सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए वो सिस्टम चला पाते हैं। अगर हम सिस्टम में पार्टिसिपेट ही ना करें तो वो सिस्टम चला कैसे पाएंगे? तो वन ऑफ द थिंग्स जिसके वो फेवर में थे, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ काउंसिल एंट्री, या ही वॉज इन फेवर ऑफ काउंसिल बायकॉट। लेकिन सिया दास एंड मोतीलाल नेहरू, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो 1922 में विड्रॉ कर ली जाती है, फरवरी 1922 में विड्रॉ कर ली जाती है आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक सेटबैक सा मिलता है, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये जो सिया दास एंड मोतीलाल नेहरू होते हैं, ये कहते हैं कि अब हमें चेंज पॉलिसी की ज़रूरत है, अब हमें काउंसिल एंट्री करनी चाहिए, अब हमें काउंसिल्स में एंट्री करनी चाहिए। जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, कुछ ऐसे फॉलोअर्स थे जो इस विचारधारा से नहीं तर्क कर रहे थे, तो उन लोगों को हमने बोलना स्टार्ट कर दिया नो चेंजर्स, कि भाई ये तो बदलना ही नहीं चाहते हैं, जो 1920 में पॉलिसी आई थी उसी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, नो चेंजर्स। लेकिन ये लोग जो उस पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं, ये प्रो चेंजर्स। तो ये प्रो चेंजर्स अपनी स्वराज पार्टी बनाते हैं 1923 में। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु? फैक्चुअल क्वेश्चन है ये वाला। तो चंद्रशेखर आजाद, चितरंजन दास, एओ ह्यूम या एनी बेसेंट? देश बंधु किसका टाइटल था, किसे प्यार से बुलाया जाता था? करेक्ट आंसर है इसका चितरंजन दास। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, हु वाज नोन एज दीन बंधु? देश बंधु, दीन बंधु अलग अलग टाइटल्स हैं। देश बंधु सिया दास का टाइटल है, चितरंजन दास का। दीन बंधु CF एंड्रयूज का टाइटल है। ये महात्मा गांधी ने इन्हें ये टाइटल दिया था CF एंड्रयूज को, दीन बंधु, द फ्रेंड ऑफ द पुअर। Who was the first Indian speaker in the Central Legislative Assembly? काउंसिल एंट्री प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इंडियंस पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस श्रृंखला में कौन पहला इंडियन स्पीकर बनता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का? श्री हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल या पुरुषोत्तम दास टंडन? करेक्ट आंसर है इसका B, विट्ठल भाई पटेल। याद रखेंगे आप। अगर इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट स्पीकर कौन था? तो उसका आंसर है GV मावलंकर। GV मावलंकर ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर के पहले स्पीकर थे। ये ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स पहले इंडियन स्पीकर कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। Next, on 31st December 1929, in which of the following Congress sessions was the proclamation of पूर्ण स्वराज made? पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन कौन से कांग्रेस सेशन पे पास की गई थी 1929 में? अहमदाबाद, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ। तो बेसिकली यू वर सपोज टू नो कि 1929 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ है। तो करेक्ट आंसर है इसका C, लाहौर। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements about Government of India Act 1919 is not correct? ये करेक्ट, नॉन करेक्ट, नॉट करेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने पेपर में। कई बार करेक्ट लिखा होता है हम इनकरेक्ट मार्क कर देते हैं, कई बार इनकरेक्ट लिखा होता है हम करेक्ट मार्क कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? It extended the practice of communal representation. It made the central executive responsible to the legislature. It is also known as Montagu-Chelmsford reforms. Yeah, it paved the way for federalism by separating the responsibilities of the center and the provinces. बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन B। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो एक्सटेंड की थी, पहले 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए आई थी, फिर और कम्युनिटीज़ को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांट कर दिए गए।
एंग्लो इंडियंस को, सिख्स को, क्रिश्चियंस को, उनको भी ग्रांट कर दिए गए। मॉन्टेगू, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते थे। मॉन्टेगू उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, चैम्सफोर्ड उस टाइम पे वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। इवेंचुअली इट पेव द वे फॉर फेडरलिज्म, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस एक्ट में पहली बार डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी बात की गई थी कि गवर्नर जनरल कुछ रूल्स बनाएगा जिन्हें डेवोल्यूशन रूल्स बोला जाता था, जिन रूल्स के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिवीजन होगी। भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगी। तो बिगिनिंग्स ऑफ फेडरलिज्म हम इससे ट्रेस कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एज फार एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज कंसर्न्ड। रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है कि अगर मेजॉरिटी ना हो तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा तो नहीं था। ब्रिटिश सरकार तो अपने वो ऑटोक्रेटिक मैनर में यहाँ भी चल रही थी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स गांधीजीज एटीट्यूड टुवर्ड्स स्वराजिस्ट लीडर्स। हमने अभी प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स की बात की कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जो प्रो चेंज थे, जो कहते थे कि हमें अब काउंसिल एंट्री कर लेनी चाहिए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे वो नो चेंजर्स थे, वो कहते थे कि हम अभी भी काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई लेजिस्लेचर में हम एंट्री नहीं करेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है हमें कि गांधी जी का क्या एटीट्यूड था विद रिस्पेक्ट टू स्वराजिस्ट, विद रिस्पेक्ट टू प्रो चेंजर्स, विद रिस्पेक्ट टू सिया दास एंड मोतीलाल नेहरू। He was not opposed to their entry into the council, कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी उनकी काउंसिल एंट्री प्रोग्राम से। He had full trust in their bona fides and considered them the most valued and respected leaders. He was not in favor of maintaining warm personal relations with them. He was neutral to government's offensive against the Swarajists and did not defend them. गांधी जी का करेक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स स्वराजिस्ट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वैचारिक मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस ऑफ अप्रोच हो सकती है। गांधी जी वॉज नॉट सपोर्टिंग द अप्रोच ऑफ द स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट कहते थे कि हमें काउंसिल एंट्री में पार्टिसिपेट करना चाहिए, फिर काउंसिल्स में घुस के अंदर से हम काउंसिल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं रखे। सिया दास, मोतीलाल नेहरू ये इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस थे, उनके साथ अच्छे रिलेशंस थे। ऐसा भी नहीं है कि अच्छे रिलेशंस के चक्कर में गांधी जी ने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, सबको काउंसिल एंट्री कर लेनी चाहिए। ही वॉज अपोज टू देयर एंट्री इनटू द काउंसिल्स। स्टेटमेंट है ही वॉज नॉट अपोज टू, नहीं भाई यही तो मेन डिफरेंस है। गांधी जी वॉज अपोज टू देयर काउंसिल एंट्री, अप्रोच के में कोई सच यूनियन नहीं था। ऐसा नहीं है कि गांधी जी वॉज लाइक कि चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं। गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं इस अप्रोच के फेवर में नहीं हूं, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम काउंसिल एंट्री कर सकते हो। एंड जब सरकार स्वराजिस्ट को क्रिटिसाइज करती है तो गांधी जी स्वराजिस्ट को डिफेंड भी करते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। हमें बनता है, जो आंसर बनता है इस क्वेश्चन का बनता है ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। 1920s की नेशनलिस्ट मूवमेंट के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चंस थे। तो इसके साथ आपका आज का सेशन कंक्लूड होता है। जैसे कि मैं हर सेशन के बाद आपको बोलता हूँ कि कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग MCQs, as many MCQs as possible so that you perform well in the final exam. So that's all as far as today's session was concerned. Signing off. Jai Hind.